दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग वेल्डिंग सिस्टम डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे वेल्डिंग क्या चीज़ होती है। वेल्डिंग जो होती है वो दो मटेरियल्स को जोड़ने का प्रोसेस है। इसके लिए एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है हीट और प्रेशर। प्रेशर कई केसेस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हीट जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फिलर मेटल और इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसके लिए इलेक्ट्रोड होता है, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोड और फिलर मटेरियल अगर हमको ज़रूरत है तो हम यूज कर सकते हैं। और जो वेल्डिंग से बनने वाला जॉइंट होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। तो ये दोस्तों समझते हैं वेल्डिंग प्रोसेस है क्या। दोस्तों होता क्या है, जो ये जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, हमारा ये वर्क पीस है और ये इलेक्ट्रोड है। जब हम इलेक्ट्रोड को वर्क पीस से टच करते हैं तो आर्क जनरेट होती है। आर्क जनरेट होने से क्या होता है कि हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होती है तो हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूम होने लगता है। और जब ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है तो इलेक्ट्रोड और हमारा वर्क पीस का कुछ मेटल जो है ये मेल्ट हो जाता है। और जब ये मेल्ट होता है तो मेल्ट होकर मोल्टन पूल का बनाता है। मोल्टन पूल बनता है तो क्या होता है कि जब हमारा मोल्टन पूल बनता है वो धीरे धीरे फिर सॉलिड होता है। जब हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर की कोटिंग होती है वो जो है स्लैग फॉर्म करती है और वो हमारे मोल्टन पूल को ढक लेती है, जिससे हमारा मोल्टन पूल धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है। और जब ये हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है तो ये क्या करता है कि कुछ गैसेस फॉर्म करता है, जो कि मोल्टन पूल को प्रोटेक्ट करता है बाहरी कंटेमिनेशन से, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह जो अदर गैसेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और हमारी एक साउंड वेल्डिंग होती है। तो ये एक हमारा नॉर्मल वेल्डिंग सिस्टम है, जो कि हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे कि वेल्ड होता है। कभी ये तो जो मैंने बताया था ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ में बताया। अगर हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो, जैसे कि टिक वेल्डिंग में होता है, तो हम यहाँ पे फिलर मेटल का भी यूज करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है फिलर मेटल कैन बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड। वो किसी प्रोसेस में ज़रूरी होता है, किसी प्रोसेस में ज़रूरी नहीं होता है। तो ये नॉर्मली दोस्तों हमारा एक वेल्डिंग प्रोसेस था, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। अब हम जानेंगे कि वेल्डिंग का एडवांटेज क्या क्या है। तो वेल्डिंग का एडवांटेज ये है कि जो हमारा वेल्ड होता है वो बेस मेटल के बराबर स्ट्रांग होता है। और जो जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वेल्डिंग इक्विपमेंट जो होते हैं पोर्टेबल हैं, आजकल पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन आ गई हैं। जो वेल्डिंग है वो हमें फ्रीडम देता है किसी भी तरह का डिज़ाइन करने के लिए, किसी एंगल में डिज़ाइन करने के लिए, जो कि हमारे वेल्डिंग सिस्टम से और अदर सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। वो हमें वेल्डिंग में फ्रीडम मिलती है। मेटल्स, एलॉयज और सिमिलर और डिसिमिलर किसी भी साइज का मटेरियल जो है वेल्डिंग से जॉइन किया जा सकता है, जबकि ये अदर सिस्टम्स में पॉसिबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि वेल्डिंग को मशीनाइज कर सकते हैं, उसे मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज हैं। दोस्तों हम जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कि वेल्डिंग गिव्स, जो वेल्डिंग जो होता है ये हार्मफुल रेडिएशन एमिट करता है, जैसे लाइट हो गई, जो से कि हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ फ्यूम्स भी जनरेट होती हैं, स्पैटर्स हैं। अगर स्पैटर्स हमारे ऊपर पड़ जाएं तो हमारे कपड़ों को जला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वेल्डिंग का। जो वेल्डिंग होता है वो जो है रेसिडुअल स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे डिस्टॉर्शन पैदा होता है जॉब के अंदर, वर्क पीस के अंदर। वेल्डिंग करने के लिए हमें जिग फिक्सचर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि क्योंकि हाइट जनरेट होती है तो जॉब को होल्ड करने के लिए हमें जिग एंड फिक्सचर बनाने पड़ते हैं। उसमें होल्ड करके हमें वेल्डिंग करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन हो सकता है। वेल्डिंग के लिए एज प्रिपरेशन जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर एज प्रिपरेशन सही नहीं होगी तो हमारा जॉइंट जो है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएंगे। ओनली स्किल वेल्डर कैन प्रोड्यूस ए गुड वेल्डर। कोई हेल्पर या अनस्किल्ड वेल्डर से हम सोचेंगे कि वेल्डिंग करा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ओनली स्किल्ड वेल्डर जो है, क्वालिफाइड वेल्डर ही वेल्डिंग कर सकता है, जो साउंड वेल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। समटाइम्स वेल्डिंग जॉइंट जो है वो स्ट्रेस रिलीफ की ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट वगैरह करने पड़ते हैं, वो जरूरत पड़ती है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि वेल्डिंग हीट जो होती है
वो जॉब के अंदर मेटलर्जिकल चेंजेस पैदा कर देती है, जिससे कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है बेस मेटल का और वेल्ड जॉइंट का वो सेम नहीं रहता। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं वेल्डिंग के। पर फिर भी वेल्डिंग का आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है। वेल्डिंग का वास्ट एरिया है और लगभग हर जगह पे किसी भी उसको देखें तो हम उसके अंदर जानेंगे कि वेल्डिंग ही यूज हो रही है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग ये होती है। जैसे कि एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर वेल्डिंग का यूज होता है, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में होता है, ब्रिजेस में होता है, स्टील बिल्डिंग्स में होता है, प्रेशर वेसल्स और टैंक बनाने में होता है, स्टोरेज टैंक बनाने में होता है, रेल बनाने में, रोड इक्विपमेंट्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, पाइपलाइन बनाने में इसका यूज होता है, शिप्स बनाने में होता है, ट्रक्स एंड ट्रेलर्स में होता है, ट्रांसपोर्ट में भी होता है, मशीन और टूल फ्रेम्स वगैरह बनाने में यूज होता है, हाउस होल्ड एंड ऑफिस फर्नीचर कुछ बनाने में उसके अंदर यूज होता है, अर्थ मूविंग मशीनरी क्रेन्स वगैरह ये बनाने में और भी ज़्यादा जगह पे वेल्डिंग का यूज होता है। आज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग कि हर चीज़ में लगभग वेल्डिंग का उपयोग होता है। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि किसी वेल्डिंग सिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो किसी भी वेल्डिंग सिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है एसी डीसी पावर सोर्स है या वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग केबल है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, फिलर मटेरियल, शील्डिंग गैस या फ्लक्स, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग जॉब और आर्क है। आप दोस्तों जैसे फिगर में देखेंगे ये एक वेल्डिंग मशीन है, एसी डीसी पावर सोर्स है, ये वेल्डिंग केबल है जो कि हमारे जॉब को और इलेक्ट्रोड होल्डर को कनेक्ट कर रही है, और फिलर मटेरियल है, जब हमें वेल्डिंग करते हैं तो फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ती है, शील्डिंग गैस या फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। अभी तो यहाँ पे हमने एसएमडब्ल्यू प्रोसेस दिखाया है, इसमें शील्डिंग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड लिया है हमने। और अगर हमारा जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस होता है उसमें शील्डिंग गैस यूज होती है, और समझदार वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें फ्लक्स यूज हो रहा होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, और वेल्डिंग जॉब चाहिए जिससे हमें वेल्डिंग करनी है, और आर्क, जब हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच करेंगे तो आर्क क्रिएट होगी। तो ये एक हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग सिस्टम की। अगर ऐसा होगा तो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। आगे ये मैंने एक टिक वेल्डिंग सिस्टम दिखाया है। इसके अंदर जैसे कि पहले वाले में फिलर वायर नहीं दिखाया था, इसमें ये फिलर वायर है। इसमें क्या होता है, ये नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है, तो ये तो गलेगा नहीं, तो इसके लिए फिलर वायर यूज करते हैं जो कि मेल्ट हो जाता है और वेल्ड को आगे बढ़ाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद वेल्डिंग। हमारे वेल्डिंग से कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड हैं, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा सबसे पहले वेल्ड। वेल्ड क्या होता है, जब भी हम कोई वेल्डिंग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वेल्ड होता है। जैसे हमने यहाँ पर इस जॉइंट को वेल्ड किया है, तो इसमें जो ये बीड बनेगी इसको हम वेल्ड बोलेंगे। जो रेड कलर का एरिया दिखाया है इसको वेल्ड बोलेंगे। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट व्हील क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस होता है और या जॉब जिसे कहते हैं या बेस मटेरियल जिसे बोलते हैं, वो उसको जो कि ज्वाइन होना होता है उसको हम पेरेंट मेटल बोलते हैं। वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल क्या है कि जो कि हमारा मेटल इलेक्ट्रोड जिससे है कि हम वेल्डिंग करते हैं, और जब वेल्डिंग हो जाती है तो जो पेरेंट मेटल को जोड़ देता है उसके बीच में जो मेटल होता है उसे हम वेल्ड मेटल बोलते हैं। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ वर्क पीस विच मेल्ट ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस फाइनली बिकम द पार्ट ऑफ द वेल्ड। तो जो कि ये वेल्ड का पार्ट होता है और मेल्ट होकर बन जाता है, इसको वेल्ड मेटल बोलते हैं। फ्यूजन जोन, ये क्या होता है, जो पेरेंट मेटल जहाँ से कि मेल्ट होता है और वेल्ड मेटल का हिस्सा बनाता है उस जोन को फ्यूजन जोन कहते हैं। आगे दोस्तों हम जानेंगे वेल्ड फेस क्या होता है। वेल्ड फेस क्या आता है, जो कि हमारी रेनफोर्समेंट सरफेस जो हमें दिखाई देती है वेल्ड की, उसे हम वेल्ड फेस बोलते हैं। ये बाहर एयर में एक्सपोज होती है, उसको हम वेल्ड फेस बोलते हैं। वेल्ड टू, पॉइंट वेयर वेल्ड फेस मीट द पेरेंट मटेरियल, मतलब ये क्या कहना का मतलब जो हमारा बेस मटेरियल पेरेंट मटेरियल होता है
जहाँ पे वेल्ड फेस एंड होता है उस पॉइंट को हम वेल्ड टू बोलते हैं। बेवल, प्रेजेंट ओपनिंग बिटवीन द टू कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड स्पेस टू कंटेन द वेल्ड। कहने का मतलब कि जब हम कोई दो पेरेंट मेटल को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए उनके बीच में वेल्ड मेटल भरने के लिए जो ओपनिंग बनाते हैं उसको हम बेवल कहते हैं। जो हम जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये बेवल है। ये बेवल क्यों बनाया जाता है? अगर हम जब हाई थिकनेस की प्लेटें जोड़ते हैं तो पेंट्रेशन को बाहर आने के लिए हम इसके अंदर बेवल बनाते हैं, जिससे कि पेंट्रेशन बाहर आ जाए। क्योंकि अगर हम ये पूरी थिकनेस में वेल्डिंग मारेंगे तो पेंट्रेशन बाहर नहीं आएगा और वेल्ड में जो है कि डिफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर वेल्डिंग ग्रुप काट देते हैं, उसको ही बेवल बोलते हैं। आगे है दोस्तों वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग आर्क क्या होता है? जब हमारा इलेक्ट्रोड वर्क पीस से टच करता है तो उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है और हीट जनरेट होती है, उसी को वेल्डिंग आर्क बोलते हैं। अब दोस्तों हीट इफेक्टेड जोन, हीट इफेक्टेड जोन HIZ भी बोलते हैं इसको। ये एक बहुत अच्छा टर्म है, ये बहुत काम की चीज़ है वेल्डिंग के अंदर। इसमें क्या होता है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के पास जो हमारा पेरेंट मेटल होता है उसका कुछ हिस्सा क्या होता है जो कि हीट तो बहुत ज़्यादा होता है बट वो जो है कि मेल्ट नहीं होता है। उसको हम हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा हीट सस्टेन करता है बट मेल्ट नहीं होता, तो उस एरिया को हम हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। वेल्डिंग के किनारे में ही होता है ये, ठीक है ना, तो इसको हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। आगे है वेल्ड जोन, एरिया containing both the weld zone and weld metal and heat affected zone is called weld zone। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है हीट अफेक्टेड जोन और हम वेल्ड फेस वेल्ड जोन जो है हमारा, इसको अगर मिला देंगे वेल्ड मेटल को तो ये हमारा वेल्ड जोन बन जाएगा। जो ओवरऑल जितना वेल्डिंग का इम्पैक्ट होता है उसको हम वेल्ड जोन बोलते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे मोल्टन पूल। मोल्टन पूल ये एक बहुत काम की चीज़ है वेल्ड के अंदर। वेल्डिंग की सक्सेस इसी चीज़ पर डिपेंड होती है। अगर मोल्टन पूल सही नहीं होगा तो कोई भी वेल्डिंग हो नहीं सकती है। ये क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोड और हमारा बेस मेटल जब आपस में टच करते हैं तो आर्क क्रिएट होता है। जब आर्क क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, तो इलेक्ट्रोड का कुछ हिस्सा और बेस मेटल का कुछ हिस्सा मेल्ट होता है। वो जो है कि मोल्टन वेल्ड पूल बनाता है। जो हमारी वेल्डिंग की सक्सेस है वो इसी मोल्टन वेल्ड पूल पे डिपेंड करती है। तो आगे हम देखेंगे कि मोल्टन वेल्ड पूल होता कैसे है। ये देखिए मैंने एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये जो लिक्विड स्टेट है ये मोल्टन वेल्ड पूल है। यहाँ पे देखिए फिलर मेटल आ रहा है और ये इलेक्ट्रोड से आर्क आ रही है, ये कंज्यूम हो रहा है धीरे धीरे, नीचे कुछ बेस मेटल भी कंज्यूम हो रहा है और ये जो है अभी मोल्टन स्टेज में है। ये मोल्टन स्टेज में रहता है और धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है और वेल्ड का निर्माण करता है। अगर ये तुरंत सॉलिड हो जाए तो इसके अंदर जो गैसेस वगैरह होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगी और डिफेक्ट बना देंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना इसके अंदर बुलबुले से आ रहे हैं। ये तो ये धीरे धीरे सॉलिड होना चाहिए जिससे कि क्या है कि हमारा साउंड वेल प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा मोल्टन पूल है। हमारे वेल्डिंग प्रोसेस के सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड है। और मोल्टन पूल बना तभी आगे जाके वेल्ड होगा, और मोल्टन पूल सही से नहीं बना तो वेल्ड नहीं होगा। तो ये मोल्टन पूल है जो कि हमारे फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के मेल्ट होने से बनता है। दोस्तों आगे जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेक्ट। डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट में क्या अंतर है? क्योंकि वेल्डिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज होता है, डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट। तो आज हम जानेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या है और डिफेक्ट क्या है। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है? एनी इरेगुलरिटी इन वेल्डिंग सरफेस सब सरफेस इनसाइड वेल्ड कॉल्ड फ्लॉ और डिसकंटिन्यूटी। कोई भी हमारी इरेगुलरिटी होती है जो कि वेल्डिंग के सरफेस पे होती है, वेल्ड फेस के पास आएगी या सब सरफेस में आएगी या वेल्ड के अंदर होगी, उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिफेक्ट क्या होता है?
any discontinuity which will be exceeded the code limit is called defect। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी जो कि हमारी कोड लिमिट से एक्सीड करती है उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम नीचे ये लाइन से समझेंगे, तो मैंने एक डायग्राम बनाया। ये जैसे हमारी कोड लिमिट है, कोई डिसकंटिन्यूटी है, अगर इससे इसकी लिमिट से एक्सीड करती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और वो डिफेक्ट बन जाएगा। बट अगर वो कोड लिमिट के अंदर आती है तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेड होती है और डिफेक्ट जो होता है वो रिजेक्टेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई पिन होल है, अगर वो 0.5 एम कोड लिमिट, कोड हमारा कहता है कि वो 0.5 एम तक का एक्सेप्टेड है, तो अगर वो 0.6 एम होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और डिफेक्ट बन जाएगा, हमें इसे रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर ये 0.3 एम है तो ये डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा और हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उस कोड के अगेंस्ट में। तो दोस्तों इससे मोटा मोटा समझने वाली बात ये है कि एवरी डिफेक्ट इज डिसकंटिन्यूटी बट एवरी डिसकंटिन्यूटी इज नॉट डिफेक्ट। मतलब कोई भी डिफेक्ट है वो डिसकंटिन्यूटी है, बट कोई भी डिसकंटिन्यूटी जो है वो डिफेक्ट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिफेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होता क्या है कि अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी हमारी कोड लिमिट के अंदर है तो वो क्या है कि हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगी, और कोई भी डिसकंटिन्यूटी अगर हमारी कोड लिमिट से बाहर है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और हम उसको डिफेक्ट कंसीडर करेंगे। आगे दोस्तों ये कोई भी हमारी डिसकंटिन्यूटी आती है तो उसको हम किस बिहाफ पे एक्सेप्ट करते हैं वो दिया है। तो ये हम कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैंने बताया स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हम AWS D1.1 फॉलो करते हैं। प्रेशर वेसल के लिए हम ASME BPVC सेक्शन 8 को फॉलो करते हैं। पाइपलाइन के लिए API 1104 को फॉलो करते हैं। पावर पाइपिंग के लिए ASME 31.1 को फॉलो करते हैं और प्रेशर पाइपिंग के लिए ASME 31.5 को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम इन कोड से पता कर सकते हैं, जिससे कि किसी डिसकंटिन्यूटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और वो डिफेक्ट है या नहीं है इसका हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता लगेगा हमें और आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।